फ्रेंड्स, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, थोड़ा सा हम लोगों की श्रृंखला प्रभावित हुई क्योंकि मैं कुछ समय तक अस्वस्थ रहा शारीरिक रूप से। अब हम लोग फिर से अपने विज़न, अपने टारगेट को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। अब हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला हमारा अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि ये हमारे पास कोई एक तार है जिसे हम लोग +Q आवेश देते हैं। ये अनंत लंबाई का है, अर्थात इसका ना तो आदि है ना ही कोई अंत है। चलिए, अब हम इसे एक समान आवेश Q देते हैं। हम जानते हैं कि तार एक विमीय राशि होती है। जब हम इसे आवेश देंगे तो वह सारा का सारा आवेश इसकी संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे हम इसे +Q आवेश दिए, सारा का सारा आवेश इसकी संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात ये आवेशित हो जाता है। जब ये आवेशित होगा तो अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उसी वैद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है। हम मानते हैं इस आवेश के कारण इससे r दूरी पर स्थित यहां पर कोई एक बिंदु P है जिसके चारों ओर का एक छोटा सा क्षेत्रफल dA है। इस लघु क्षेत्रफल dA पर अगर हम एक क्षेत्रफल वेक्टर ड्रा करें तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ पे डाला गया लंब, ये है क्षेत्रफल वेक्टर। और यहां पर वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो जाहिर सी बात है हमने आपको बताया था दिशा का निर्धारण कि जिस बिंदु पे हमें तीव्रता निकालना होता है वहां पे हम मानते हैं कि कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, अर्थात कि इस बिंदु पे हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है और जो चालक पर आवेश है ये भी धनात्मक है। धन और धन के बीच प्रतिकर्षण होगा, इसलिए यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो भी बाहर की ओर होगी। क्लियर। अब कहेंगे लघु पृष्ठ dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश मान लेते हैं। फाई डैश बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, या लिख सकते हैं E dA cos थीटा। E dA, E और dA के बीच का कोण कितना है, 0 अंश, लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। cos 0 का मान होता है 1, तो फाई डैश का मान हो गया E dA। इतना क्लियर हुआ। अब कहेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई।
तो सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि जो छोटा सा पृष्ठ था, इस छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स जाता था, EdA के बराबर जाता था। अब गॉसियन पृष्ठ की चर्चा करते हैं। अब याद रखिए कि ये जैसे जैसे हम इसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे, आवेशों की मात्रा बढ़ती जाएगी। हर एक आवेश अपने समांतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता रहेगा। अर्थात अगर हम कल्पना करें कि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई आवेशित तार है, हर एक पॉइंट अपने बगल एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो लगभग इस समांतर मार्कर के सापेक्ष एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर इनके बीच की दूरी को नियत रखते हुए हम चारों तरफ घुमाएंगे तो जो आकार हमें प्राप्त होगा वो कैसा मिलेगा, एक बेलन का आकार मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। ये आपका हो गया। अर्थात यहां पर गॉसियन पृष्ठ कैसा है, बेलन के आकार का है। तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ EdA, या इसको लिख सकते हैं E इंटीग्रेशन ऑफ DA। चलिए फिर इसके बाद लिख सकते हैं फाई बराबर E। चूंकि गॉसियन पृष्ठ एक बेलन है और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRL, जहां L हम मान लेते हैं कि इस बेलन की ऊंचाई होगी 2πL, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DA के स्थान पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 2πRL कर देना है। तो हो जाएगा 2πRL। ये आपका हो गया क्या, फाई की वैल्यू संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम थोड़ा सा गास को याद करते हैं। गास क्या कहते हैं कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0 के बराबर होता है। क्या लिखेंगे, गास के अनुसार फाई बराबर होता है Q/ε0, बट यहां आवेशों का वितरण किस रूप में हुआ है, उसके लंबाई में हुआ है, मतलब रेखीय आवेश घनत्व के रूप में हुआ है। बट हम लोग जानते हैं लेमडा बराबर होता है Q/L, दैट इंप्लाइज दैट Q = λL। ये मान यहां पर रख देंगे, तो गास के अनुसार फाई बराबर हो जाएगा λL/ε0। इक्वेशन सेकेंड, और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने में मिल जाएगा समीकरण 1 व 2 से E 2πRL = λL/ε0। L से L कैंसिल, E = 1/2πR λ/ε0। एक आध बार ये वेक्टर के रूप में पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमें वेक्टर का फॉर्म क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि होती ही है, इसके ऊपर हम वेक्टर ही लगा देंगे। ये पूरी की पूरी ε0 किधर भेज दें, तो 1/2πε0 तो कांस्टेंट हो गया, λ/r, और यहां लिख देना यूनिट वेक्टर r, बस सफिशिएंट है। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर r का मान होता है वेक्टर r/r, वो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, अगला टॉपिक। अब हम लोग अनंत विस्तार के आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। हम मानते हैं कि ये हमारे पास एक अनंत विस्तार की कोई प्लेट है। अब प्लेट दो बीमी राशि होती है। जब हम इसे +Q आवेश देंगे तो अब सारा का सारा आवेश इसके संपूर्ण सतह पर, संपूर्ण क्षेत्रफल पर, संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चलिए देखिए,
जैसे हम इसे आवेश दिए, सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हम मानते हैं इस पृष्ठ के सामने स्मॉल r दूरी पर हमारे पास एक छोटा सा पृष्ठ है dA, या हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है P जिसके चारों ओर का लंब क्षेत्रफल क्या है, dA। अब क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, देखो हमने बताया था पृष्ठ पर डाला गया लंब क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा फिर से बाहर की ओर। बार बार कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना आप लोग सीख लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, फिर से आपको बताएंगे कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि इस लघु पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना होगा। अगर हम कल्पना करें कि ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से r दूरी पर इधर भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इधर भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि ये तो पृष्ठ है। अगर ये हमारा आवेशित हो जाएगा, सपोज करते हैं अगर ये इसकी मोटाई नगण्य हो तो, और ये वैद्युत बल्ब की तरह व्यवहार करें, तो इससे निकलने वाली प्रकाश किरणों की दिशा इधर और इधर दोनों तरफ होंगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र पीछे भी उत्पन्न करेंगी। हम मान लेते हैं r दूरी पर पीछे कोई बिंदु Q है, बिल्कुल सेम अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी है ये भी क्या है, r ही है। अब यहां पर ये वेक्टर क्षेत्रफल है dA, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कैपिटल E और क्षेत्रफल वेक्टर है dA। ना इसको E है, ये Q है। वक्र पृष्ठ, यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो तीन पृष्ठ हमारे पास हो गए। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि ऊपर वाले से होकर जाने वाला फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात यहाँ पर हमारे पास दो फ्लक्स होगा, एक इस पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स और दूसरा इस पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, बिंदु P के चारों ओर स्थित लघु पृष्ठ dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स phi1 मान लें, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, E dA cos थीटा, E dA cos 0 बराबर E dA। यहां तक तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर हैं, और जब समांतर रहेगा तो फाई की थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 का मान 1 होता है, तो phi1 का मान निकल गया। इसी प्रकार Q के चारों ओर स्थित लघु पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स phi2 बराबर भी होगा E dA। संपूर्ण फ्लक्स की बात करते हैं, फाई बराबर होता है phi1 प्लस phi2, E dA प्लस E dA इक्वल टू 2E dA। ठीक, और बताया गया कि
ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये प्लेट भी बढ़ती जाएगी, या उल्टा कहो कि ये प्लेट का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। अभी तो ये अति सूक्ष्म था, लेकिन अगर ये प्लेट अनंत लंबाई का होगा, अनंत विस्तार का होगा, इसकी सीमा लगातार बढ़ती जाएगी, तब डीए का मान छोटा नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इसको लिख देते हैं फाई बराबर 2EA, अर्थात डीए के स्थान में क्या लिख दिए, ए रख दिए। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर से थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोई आवेशित प्लेट है, इस प्लेट को +q आवेश दिया जाता है जो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्लेट के इस तरफ और इस प्लेट के पीछे दोनों तरफ वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी, इसलिए सामने से होके जाने वाला फ्लक्स ये हमें निकाल लेना है φ1, और इसके पीछे से होके जाने वाला फ्लक्स φ2 हमें निकाल लेना है। क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है इसलिए दोनों की वैल्यू भी समान होगी। इतना हो गया। अब संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, दोनों फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। बस हमें एक थोड़ा सा चेंजेस करना है कि चूंकि यहाँ लघु क्षेत्रफल जो डीए था वो अब हमें बड़ा क्षेत्रफल चाहिए। जब बड़ा क्षेत्रफल चाहिए तो हम डीए के स्थान पे क्या कर दिए, ए कर दिए। बस अब इसके आगे कुछ खास नहीं है। अब सीधे हमें लिखना है गॉस को याद करना है। गॉस के अनुसार गॉस ने कहा था कि किसी लघु पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/ε0। किसके अनुसार, गॉस के अनुसार। बट यहां पर आवेश किसमें भी बटा हुआ है, क्षेत्रफल पर, और एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेशों को सिग्मा कहा जाता है। यहां लिखेंगे बट पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, दैट एम्प्लाइज दैट Q = सिग्मा × A। ये वैल्यू यहां रख दो तो हो जाएगा फाई बराबर सिग्मा A/ε0। इक्वेशन 7। अभी हमने चित्र के अनुसार निकाला कि फाई की वैल्यू ये होती है, गॉस ने बताया फाई की वैल्यू ये होती है। दोनों समीकरणों की हम लोग तुलना करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से 2EA बराबर सिग्मा A/ε0, ए से ए कैंसिल, E = हो गया सिग्मा/2ε0, या E = लिख सकते हैं Q/2A/ε0, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। तो अगर आवेश के फॉर्म में पूछेगा तो ये, और पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में पूछेगा तो ये आपको करना है। ओके, थैंक यू।